टॉप स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण। आज इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण नेशनल पार्क अध्ययन करेंगे और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए स्थलों का भी अध्ययन करेंगे। इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है तथा इस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति विश्व में एडमंड हिलेरी थे। यह न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इन्होंने 1953 में एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट को फतेह किया था। यह भारत की पहली महिला थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसके पास है? एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड कीमा रीता शेरपा के नाम है। कीमा रीता शेरपा ने एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह किया है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। 8,848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसलिए हाथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टोफर्स है। पाओ क्रिस्टोफर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर मेजिफेरा इंडिका हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम भी अति महत्वपूर्ण है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं। सही विकल्प को चुन करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1973 और डी ऑप्शन है 1960। आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1972 सही हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसी के समानांतर एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1973, 1992, 1970, 1987। आप लोग सही विकल्प पर विचार करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर पहली बार आए हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा 11वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है अगर पर्यावरण आप में सब्जेक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1963, 1958, 1986, 1989। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 5 जून 1972 को। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम स्टॉकहोम सम्मेलन है। 5 जून 1972 को किया गया था। यह पहला पर्यावरण सम्मेलन था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस तरह से बनता है कि पहला पर्यावरण सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? तो आपका जवाब होगा, पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? जैसा कि आपको ऊपर बता चुके हैं कि पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में, परंतु पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। यूएसए की अध्यक्षता में इसको मनाया गया। यूएसए होस्ट कंट्री था। 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून। तब से आज तक 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2021 में पर्यावरण 5 जून को मनाया गया। इसमें होस्ट कंट्री पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने 2021 का पर्यावरण दिवस को होस्ट किया है। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया पर्यावरण को कब होस्ट किया था, तो 2018 में पर्यावरण को होस्ट किया था इंडिया ने, और उस समय की थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1992 में। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। रियो सम्मेलन, इसे पूछ लिया जाता है, रियो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में आयोजित किया गया था। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन था। रियो ब्राज़ील में स्थित एक शहर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002। 2002 में जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली पश्चिम बिहार इन्हीं के सम्मान के रूप में बनाया गया है, जो कि गोवा में स्थित है। सलीम अली पश्चिम बिहार गोवा में स्थित है। इन्हीं के सम्मान में बनाया गया है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जब यह पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था तो उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। 1936 में 1936 में इसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। परंतु करंट से यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? यानी इसका नाम फिर से परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नया नाम हो गया है
रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है, क्योंकि रामगंगा नदी इस नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। उसी नदी के नाम पर इसका नया नाम रखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सेंट पीटरबर्ग सम्मेलन कब हुआ? सेंट पीटरबर्ग सम्मेलन कब हुआ? इसका सही उत्तर है 29 जुलाई 2010 को। 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटरबर्ग सम्मेलन हुआ रूस में। यह किससे संबंधित था? यह बाघों के संरक्षण से संबंधित था। सेंट पीटरबर्ग सम्मेलन 29 जुलाई 2010 को रूस में इसका आयोजन किया गया था। 29 जुलाई 2010 को इसीलिए 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस भी इसे कहा जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बारीकी से इसको तैयार किया है। वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? बहुत शानदार प्रश्न है। वर्तमान में टाइगर की संख्या 2967 है। 2967 टाइगर इस समय भारत में उपस्थित हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक टाइगर पाया जाता है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर दूसरे स्थान पर देखते हैं तो कर्नाटक दूसरा स्थान है। कर्नाटक में दूसरे स्थान पर आता है टाइगर के मामले में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जैसे ऊपर भी पढ़ा है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? सलीम अली को। इसी तरह हमारा प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद करने की चीज़ है, इसे याद कर लीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साखला को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाइगर की संख्या को दो गुना करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है? जो भारत में टाइगर हैं उनकी संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। 2022 तक टाइगर की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वह इस आंकड़े को पूरा करने में सफल रहा है, इसलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड उसमें उपस्थित टाइगर को दोगुना करने के सफल प्रयास के लिए दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर, वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसमें पूछा गया है वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। वर्तमान में अपडेटेड है ये 52 टाइगर रिजर्व हैं। अभी तक 51 टाइगर रिजर्व थे। एक टाइगर रिजर्व अभी नया हाल ही में शामिल किया गया है, जिसका नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान के बूंदी में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वही प्रश्न है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है जो हाल ही में शामिल किया गया है? इसको शामिल करने के बाद टाइगर रिजर्व 52 हो गए हैं। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, जैव विविधता हो जाएगा। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002। आपको बता दें कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिए, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई?
2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई। भारत में जैव विविधता के संरक्षण को बनाए रखने और उनकी देखभाल करने के लिए जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता पाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी कितना है भारत में विश्व के अकॉर्डिंग, तो 8% भारत में पाया जाता है विश्व की तुलना में। विश्व का 8% जैव विविधता भारत में पाया जाता है। आपको साथ ही बता दें कि सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के तट पर पाया जाता है। पश्चिमी तट पर सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ से 21% ऑक्सीजन, पूरे विश्व का 21% ऑक्सीजन यहीं से उत्सर्जित होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया। बायोडाइवर्सिटी ईयर कब घोषित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया गया, 2010। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऊपर हम बता ही चुके हैं कि जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व धरोहर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ उनके विलक्षण स्थिति, उनके विलक्षण शक्तियों अथवा उनके विलक्षण अभिरुचि के आधार पर यूनेस्को उनको सूची में शामिल करता है। तो यूनेस्को द्वारा भारत में कितने धरोहर को शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 धरोहर को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है भारत से, जिनमें से 32 सांस्कृतिक धरोहर हैं और 7 प्राकृतिक धरोहर इसमें स्थित हैं। इसमें एक मिश्रित धरोहर भी है, उसे जान लीजिए। पूछा जाता है कि यूनेस्को का एकमात्र मिश्रित धरोहर, जो कि भारत में ना होकर संपूर्ण विश्व का एकमात्र मिश्रित धरोहर है, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा एक मिश्रित धरोहर है जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में आता है। कंचनजंगा आपको पता होगा कि भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसमें एक अभी हाल ही में जो नवीनतम धरोहर जुड़ा है उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा, जो कि इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान था। धौलावीरा को स्थानीय लोग इसको कोटदा टिब्बा कहते हैं। कोटदा टिब्बा के नाम से इसको जाना जाता है। यह एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में विभाजित है। यह भी पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा वह स्थान है जो 3 भागों में विभाजित है, उसका नाम होगा धौलावीरा। यह गुजरात राज्य में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन कब हुआ। आर्द्रभूमि संरक्षण सम्मेलन कब हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पर यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ था आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, इसलिए 2 फरवरी को
प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है? वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला रामसर साइट कौन सा था? यह रामसर साइट से आप क्या समझते हैं? रामसर एक ईरान में स्थान है, ईरान का एक स्थान है, वहीं पर पहला रामसर साइट 2 फरवरी 1971 में हुआ था, इसलिए इसे रामसर साइट कहा जाता है। 2 फरवरी 1971 में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सवाल क्या है, भारत में पहला रामसर साइट कौन है? भारत में पहला रामसर साइट चिल्का झील थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जवाब इसका जरूर दें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन लाइनर में पूछा जाएगा इसको। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 46 रामसर साइट हैं। अभी तक हाल ही में 42 रामसर साइट थे, 4 नए रामसर साइट इसमें जोड़े गए हैं, इसलिए टोटल इस समय 46 रामसर साइट हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? आकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? यह जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर राजस्थान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 37 प्रश्न है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यह उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क और स्थित है, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। यहाँ पर एक गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह असम में स्थित है। यह असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा भी करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वन और वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया? साथियों, जब संविधान बना था तो वन और वन्य जीव को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर राज्य तथा केंद्र दोनों समान रूप से कार्य कर सकते हैं। आपको बस इतना याद करना है कि वन और वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया या किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया, तो उसका जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है? साथियों, यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है कि भारत में वन की स्थिति क्या है, कितने प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी हुई या वन में कितनी प्रतिशत कमी आई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर हम वन का आकलन करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? वन सर्वेक्षण विभाग ही भारतीय वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी करती है। वन सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। वन सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। यहीं से वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर। हमारा प्रश्न है, भारतीय वन रिपोर्ट कब से प्रारंभ की गई? भारतीय वन रिपोर्ट कब से प्रारंभ की गई? 1987 में पहली बार भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2019 में प्रकाशित की गई रिपोर्ट किस क्रम की है?
अभी हाल ही में जो लेटेस्ट है 2019 का फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 2019 में। अब 2019 के बाद में +2 करके 2021 में जारी किया जाएगा। तो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी वह 16वें नंबर की रिपोर्ट थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 16वीं रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित हैं? प्रश्न कह रहा है कि प्रतिशत के आधार पर, इस पर थोड़ा विचार करना है कि किस आधार पर यह पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस, प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगर राज्य के क्षेत्रफल की अगर प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक वन मिजोरम राज्य में स्थित है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में स्थित हैं, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। परंतु अगर प्रतिशतता के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, भारत में वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 24.56%। इसका करेक्ट आंसर होगा 24.56%। इसमें अगर देखा जाए तो ये कितना क्षेत्रफल होता है? 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा 24। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका 24.56% 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इतने क्षेत्रफल पर भारत में वन क्षेत्रफल आच्छादित है। अगर देहरादून से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 33% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन प्रतिशत होना चाहिए। यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा टॉप स्टडी पॉइंट का परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे और हमारा परिवार टॉप स्टडी पॉइंट दिन पर दिन इसी तरह बढ़ता रहे। और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।